गढ़वाल हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश यानी MBT कहां से गुजरता है? गढ़वाल हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश है वो आपके देहरादून जनपद से गुजरता है। और अच्छा प्रश्न ये है कि आपके ये भ्रंश वगैरह क्या है कि हिमालय के अंदर जो महान हिमालय है ना, और इसका जो मध्य हिमालय वगैरह, शिवालिक वगैरह, इनके बीच का जो गैप जो है वो ये भ्रंश के नाम से जाना जाता है। अलग अलग भ्रंश है उसमें। अब इसमें देखो एक अच्छा प्रश्न ये है कि आपका ट्रांस और वृहद हिमालय के बीच में ITSI मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT है ना, ये ध्यान रखना। MBT किस में है? लघु और शिवालिक। शिवालिक कौन सा है? सबसे दक्षिण में जो सबसे नया है ना, सबसे लास्ट में जो धक्का लगा, उस धक्के की वजह से इंडियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट से टकराई, भारत की जमीन का बड़ा भाग है वो एक अपने आप में क्या है, एक जमीन का बड़ा टुकड़ा है, वो उत्तर की ओर खिसक रहा है लाखों करोड़ों साल से। और उसकी वजह से ये जो शिवालिक है, जो सबसे लास्ट वाला हिमालय है, जो सबसे दक्षिण में स्थित है, उनके और लघु हिमालय के बीच में MBT है, MBT थ्रस्ट है। ये अच्छा पूछे जाते हैं कई बार, GBT कहाँ है, तो आपके मैदानी भाग को अलग करता है GBT है, ठीक है। और शिवालिक को लघु से अलग करता है वो MBT है। शिवालिक को लघु से अलग करता है कैसे? शिवालिक देखो, हिमालय की अलग अलग श्रेणियां है ना, उसमें जो आपकी सबसे दक्षिण की ओर है वो है आपका शिवालिक है, सबसे लास्ट वाला है, तो ये आपका क्या हो गया? शिवालिक हो गया। तो शिवालिक और इसके बीच में है तो वो MBT है, और मैदान आगे आगे तो GBT हो गया, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट हो गया, ठीक है, या हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जिसे कहते हैं। हिमालय में मुख्य सीमांत शेप अलग करता है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, अभी हमने इसके ऊपर बात की है। ये कुछ रास्ते हैं, रास्ते क्या मतलब, जो अलग अलग जो भाग हैं उनकी बात हो रही है। पीछे वाले में समझा चुका हूं, तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीछे ये जो बताए थे ना मैंने, थोड़ा देख लेना। जैसे मैदान के बीच में तो GBT है, और लघु और शिवालिक के बीच में MBT है। दिमाग पे अपने को ज्यादा लोड नहीं लेना है ना, जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ लेना है। और मैं ये नहीं कहता कि 5 दिन में तुम पूरी ज्योग्राफी पढ़ लो। हाँ, स्थिति विस्तार से 1 क्वेश्चन मिला दूंगा, 2 क्वेश्चन आपके भौतिक प्रदेशों से मिला दूंगा। लंबाई के अनुसार निम्नलिखित नदियों का अवरोही क्रम कौन सा है? लंबाई के हिसाब से अवरोही क्रम, ऐसा तुम्हें पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है भौतिक प्रदेशों के संबंध, अपवाह तंत्र से संबंधित है। गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद यमुना, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, यमुना, कावेरी। कैसे? गोदावरी की बात करना, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। अच्छा प्रश्न है। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर है, और इसे बूढ़ी गंगा या दक्कन की गंगा भी इसे कहते हैं। गोदावरी है ना, बूढ़ी गंगा है। ये दक्षिण की जितनी भी नदियां उतनी तेज नहीं चलती जितनी हिमालय की नदियां चलती हैं। हिमालय की नदियां तेज इसलिए चलती हैं क्योंकि उनके ढाल बड़े खड़े रहते हैं, और वो वी आकार की घाटियों में से चलती हुई बहुत तेज चलती है, और पहाड़ों को काटते हुए आगे बढ़ती है, अपर्दन का काम बहुत ज्यादा करती है। सहायक नदियों का पूछ सकते हैं कि पूर्णा है, वर्धा है, पेनगंगा, वेनगंगा और प्राणहिता। यह प्रश्न थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है कई बार कि ये किसकी सहायक नदियां? पेनगंगा, वेनगंगा और प्राणहिता। इंद्रावती, ये सब गोदावरी की सहायक है, और गोदावरी आपके नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, और ये आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्वी घाट की ओर जाती है, ठीक है। फिर आपकी कृष्णा नदी आती है, ये भी आपके बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, दूसरी सबसे बड़ी नदी, 1401 किलोमीटर के लगभग, है ना। ओके। यमुना की बात करें, यमुना है वो आपकी गंगा की सहायक है, यमुनोत्री से निकलती है, जो यमुनद है आपका, और प्रयागराज के पास में गंगा से मिल जाती है। कावेरी दक्कन भारत की गंगा है ना, दक्षिण की बूढ़ी गंगा जो है, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा वैसे इससे कहेंगे, गोदावरी को ही कहेंगे, ठीक है, इसको नहीं कहेंगे। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? जो चावल का कटोरा है विशेष रूप से जो है आपकी कावेरी नदी वाला क्षेत्र है, और इसमें तो जो आपका आंध्र प्रदेश वाला जो भाग है ना, वो राइस बाउल कहलाता है। निम्न में से भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे नई है? तो सबसे नई है शिवालिक है, सबसे नई भी है, और सबसे दक्षिण में स्थित है ना। सबसे नई कहोगे, सबसे दक्षिण में स्थित कहोगे, तो ये शिवालिक हिमालय सबसे नया है, सबसे लास्ट में बना था, ठीक है। और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं नवीनतम पर्वत श्रृंखला के संबंध में। निर्माण है इसका मायोसिन से प्लिस्टोसिन काल में, ठीक है, करोड़ों साल पहले। पोतवार बेसिन जो पंजाब से पूर्व में कोसी नदी तक, पंजाब से लेकर आपके बिहार तक, वहां तक ये फैला हुआ है। और निर्माण युग के आधार पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं बताई गई है, जो
देखो शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो। शिवालिक यानी बाहरी हिमालय, लघु यानी मध्य हिमालय, उच्च हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं। इसे उच्च हिमालय क्यों कहते हैं सर? उच्च हिमालय इसलिए कहते हैं कि हिमालय की अधिकांश ऊंची चोटियां सब यहीं पर पाई जाती हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, जो सारी की सारी धौलाधार वगैरह सब। हालांकि कलजा पीर, कलजा पीर ये सब उत्तर हिमालय के अंदर हो जाएगी, कराकोरम वगैरह ये सब ट्रांस हिमालय के अंदर। ठीक है, महान हिमालय जैसे उच्च हिमालय कहते हैं, ज्यादातर ऊंची चोटियां यहीं पर है इस वजह से। हिमालय के 4 अलग अलग भाग है, हिमालय का वर्गीकरण है, थोड़ा सा ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इंपोर्टेंट है। आगे देखो, निम्नलिखित शैल तंत्र में से कौन भारत में कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है? देखो कोयला आपको कहां पर देखने को मिलेगा? कोयला है आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानों से देखने को मिलेगा। कोयला का 90% है वो आपका इन्हीं चट्टानों में से देखने को मिलता है। कार्बोनिफेरस युग, जुरेसिक युग के बीच में वनस्पतियों का दब जाना, उससे इनका निर्माण होता है। और परतदार चट्टाने हैं, जीवों के अवशेष भी यहां से प्राप्त होते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टाने। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टाने विशेष रूप से दक्षिणी भारत। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है? देखो अब एक चीज ये याद रखना, कई बार बच्चे कहते हैं सर हिमालय है वो महान है, इस वजह से हिमालय है वो सबसे प्राचीन है। हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हिमालय तो बच्चा है, हिमालय तो क्या है? बच्चा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? प्राचीन पर्वत की बात करें तो अरावली सबसे प्राचीन है। क्यों सर? ये अरावली की बात करें तो लगभग 55 से 60 करोड़ वर्ष पुराना है। 55 से 60 करोड़ वर्ष पुराना है आपका अरावली। ठीक है, और ये प्री कैम्ब्रियन युग में हिमालय वगैरह की ये बहुत पुराने पर्वत है, रेजिडुअल माउंटेन जिन्हें कहते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराने पर्वतों के अंदर आते हैं। हिमालय तो कुछ मतलब लाख से कुछ करोड़ वर्ष के हो जाते हैं, इतने पुराने नहीं है। तो गोंडवाना काल की चट्टानें किस नदी घाटी में पाई जाती है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें है वो महानदी होगी। महानदी की बात करें तो आपकी जो है महानदी हो गया, दामोदर हो गया, ये गोदावरी हो गया, राजमहल हो गया, महादेव, अभी मैंने मैप दिखाया था उसमें देख लेना सारी। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च बिंदु आपका अनाईमुडी जो है, अन्नामलाई की पहाड़ी के अंदर। और देखो अन्नामलाई उत्तर में, पालनी की पहाड़ी है, भी नई पहाड़ी का नाम याद रखो, कार्डमम की पहाड़ी, ये सब दक्षिणी भारत की पहाड़ियां हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन दक्कन लावा ट्रैप के अंतर्गत आता है? दक्कन के लावा ट्रैप के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं? इनका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह इनके अंदर है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, देखो हाँ जी, तमिलनाडु हो गया, तो सभी आ जाते हैं इसके अंदर। दक्कन लावा ट्रैप का मतलब ये हुआ कि दक्षिणी भारत में जो पठारी भूमि है उसका ज्यादातर का निर्माण है वो आपके लावा चट्टानों से हुआ है। ठीक है, इसलिए लावा ट्रैप कहते हैं उसको, और इस चीज का विशेष याद रखें। आगे आ जाओ, जोजिला दर्रे हम पढ़ चुके हैं, ये आपका जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चंबल और यमुना, देखो मेन चीजें अभी जो है क्वेश्चंस जहां से पिछली बार पूछे गए थे मैंने वही उठाए हैं। ठीक है, चंबल और यमुना के खादर यानी कि रेवाइंस के बीच किस प्रकार की मिट्टी आपको किस प्रकार का मिट्टी अपर्दन देखने को मिलेगा? तो वहां पर जो है अवनालिका अपर्दन, जिसे नालीदार अपर्दन कहते हैं। और चंबल अपने बीहड़ के लिए जानी जाती है। चंबल अपने 8000 बीहड़ हेक्टेयर हर साल है वो भूमि को काटती हुई आगे बढ़ती है। तो चंबल के बारे में बताया गया है। तो मृदा अपर्दन है वो 3 प्रकार का होता है, परत भी होता है, रिले भी होता है, अवनालिका या नालीदार परत अपर्दन है, ये चंबल द्वारा ज्यादा किया जाता है, चंबल और यमुना के अंदर। चंबल और यमुना साथ में याद करना, ये जमीन जो जहां मिट्टी को काटते हुए आगे बढ़ती है, कई बार ऊंचा भाग रह जाएगा, साइड में खाइयां हो जाएगी, और पास वाली भूमि है उत्खात भूमि जिसे कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, उत्खात भूमि जो आपको हाड़ौती में देखने को मिलती है ना। हाड़ौती क्षेत्र पूर्वी राजस्थान का, उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो वाला हो गया। भारत के पर्वतीय भागों में ग्रामीण अधिवास होते हैं। पर्वतीय भागों के अंदर जो ग्रामीण अधिवास, पहाड़ी भागों में प्रकीर्ण होते हैं, मतलब लोग दूर दूर रहते हैं, प्रकीर्ण अधिवास होते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां किस दिशा में प्रवाहित होती है? ये बढ़िया प्रश्न पूछेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां है वो आपके पूर्व दिशा की ओर, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां है वो पूर्व दिशा की ओर बहती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है। और ये नदियां क्या बनाएगी? फिर डेल्टा बनाएगी। ये नदियां डेल्टा बनाती है, और अरब सागर वाली क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह ये जो है, और नर्मदा ताप्ती है वो अरब सागर की ओर। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य परिसीमा शेप द्वारा अलग की गई है? एमबीटी द्वारा कौन अलग होती है? लघु और शिवालिक। ये अच्छा प्रश्न है, और इसको मैं बढ़िया एकदम गोला बना लेता हूं, ध्यान रखना। जो आपका शिवालिक और लघु हिमालय, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो एमबीटी जो है मतलब थ्रस्ट का मतलब यह है कि ऊपर अलग पर्वत श्रृंखला है, नीचे अलग है, उनके बीच में जो एक उनको बांटने वाला जो रास्ता है, बांटने वाला जो चिन्ह है भौगोलिक, उसको कहा गया है थ्रस्ट।
डेल्टा अरब हाँ, बंगाल वाली डेल्टा है, अरब सागर वाली एस्चुरी बनाती है, मुहाना जिसे कहते हैं। निम्नलिखित नदियों का कौन सा समूह उनकी किलोमीटर में लंबाई के आरोही क्रम में सही ढंग से क्रमित है? देखो 3 घंटे एग्जाम हॉल में तुम्हें एकाग्रता से बैठे रहना है, और मैं यहाँ तो 5-6 घंटे पढ़ा रहा हूँ लगातार। तो भाई शुरुआत में जब आया था ना, सुबह से बैठा था, तो मेरा दिमाग भी वो क्लास के अंदर अनुकूलित होने में थोड़ा टाइम लगा, है ना। ये थोड़ी होता है कि मैं उठ के आ गया, अब दो लक्ष्य शेखावत ये बेटा अभी आया, अभी इस क्लास को स्टार्टिंग से देख रहा है, तो बेटा वो सही कर दिया था, एक आध क्वेश्चन बीच में स्टार्टिंग में था, वो कर दिया सही, है ना। हाँ जी, तो लाइव बाद में जुड़ते हो तो लाइव पे क्लिक करो ना, सीधा वर्तमान क्लास में आ जाओ कि सर मैं तो पीछे से क्वेश्चन कवर करता हुआ आ रहा हूँ। चलो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो सारे बच्चे। यहाँ पर नदियों की लंबाई का क्रम आपसे पूछा गया है, और ज्यादा के हिसाब से देखो गंगा नदी का क्रम, गंगा नदी में सबसे ज्यादा लंबाई, भारत की जो सबसे लंबी नदी की आप बात करो तो वो गंगा है, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई। सबसे कम दिए गए में व्यास है, दिए गए में सबसे कम है वो आपकी क्या है, व्यास है। व्यास के बाद में रावी हो जाती है 725, यमुना हो जाती है 1376, और फिर गंगा हो जाती है। व्यास कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। सतलज है वो आपकी हरिके नामक स्थान, वहां से सतलज की सहायक है वो, और गंगा नदी है गंगोत्री हिमनद से, और यमुना है वो आपके गंगा की सबसे ज्यादा लंबी सहायक नदी है। ठीक है, ओके। पश्चिमी घाट में जोग जलप्रपात, जलप्रपात के कुछ प्रश्न देखो, अलग अलग लंबाई ये कम ज्यादा होती रहती है, उसको आप छोड़ो। जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है और कर्नाटक के अंदर स्थित है ना, याद रखिएगा। ये है आपका जोग जलप्रपात, जो ज्यादा इंपोर्टेंट है, कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुंचिकल जलप्रपात है, जो वराही नदी पर है ना, कुंचिकल वाटरफॉल, ये आपका वराही नदी पर कर्नाटक के अंदर है, और ये 455 मीटर ऊंचा है। वैसे तो विश्व का पूछे तो वो नियाग्रा है, लेकिन अपना याद रखना अपने को। शरावती है, जोग इंडिया ज्योग्राफी है सिलेबस में, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। भारत के शीत मरुस्थल के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो आपका सही नहीं है। शीत मरुस्थल के संबंध में, शीत मरुस्थल है वो आपका सिंधु नदी क्षेत्र से होकर बहती है, ये हिमालय पर्वतों की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। दक्कन में जास्कर पर्वत से गिरा हुआ है, सिंधु नदी इस क्षेत्र से बहती है। इस क्षेत्र में लवण झीलों की विशाल विविधता, लवण झीलों की विविधता नहीं पाई जाती है। शीत मरुस्थल, वहां ठंड, लवण की बजाय मीठी झीलें आपको देखने को मिलती है। डल झील वगैरह आप देखते नहीं हो जम्मू कश्मीर में, तो वहां लवण झीलें नहीं है, ठंडे क्षेत्रों के अंदर आपका लवण झीलें नहीं, मीठी झीलें हैं। और शीत मरुस्थल आप देखो तो लद्दाख में आपको इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे, लद्दाख वगैरह ये। और लद्दाख से ऊपर आगे चले जाओ तो आप देखो ना, चाइना से ऊपर चले जाओ, मंगोलिया वगैरह, ये शीत मरुस्थल वहां पर पाए जाते हैं। सिंधु नदी, वृष्टि छाया का क्या मतलब होता है? जहां पर पहाड़ी का एक हिस्सा जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और दूसरा हिस्सा जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, तो उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। मान लो इस तरफ बारिश बरस गई, बरस हमारा इंद्र राजा, इधर खूब सारी बारिश हो गई और हवा जो है संघनित होकर के कंडेंसेशन के थ्रू बहुत ज्यादा बारिश इस क्षेत्र में हो गई, लेकिन दूसरी तरफ जब हवाएं हैं वो हल्की होकर दूसरी तरफ चली जाती है, दूसरी तरफ बारिश करती नहीं है, तो वो क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। तो ये दूसरा वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाएगा, जहां बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। पश्चिमी घाट में आप देखो अरब सागर की तरफ है खूब बारिश होती है, लेकिन थोड़ा अंदर की ओर जाओ, विदर्भ वाला जो क्षेत्र है वहां अकाल पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर लोग आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं, किसान वगैरह, खूब अकाल पड़ता है, अखबारों में भी सुर्खियां आती है। तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर तो खूब बारिश होती है, पश्चिमी घाट की तरफ, ठीक है, अरब सागर की तरफ, और अंदर की तरफ बारिश नहीं होती क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र है। खैर बहुत ज्यादा ये ज्योग्राफी की शब्दावली वगैरह होती है, समझानी पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? देखो कुमायूं हिमालय की नंदा देवी है जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है, और विस्तार है वो, कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है वो आपका काली और सतलज नदियों के बीच में। ये हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण पड़ते हैं उनमें से एक है आपका कुमायूं हिमालय, जो सतलज और काली नदी के बीच में है। इसकी अलग अलग चोटियां हैं, ठीक है। नंदा देवी इसकी हो गई, नंदा देवी उत्तराखंड में 7817। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाई जाने वाली जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? जैव विविधता हॉट स्पॉट इन इंडिया, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट की बात करें तो 4 है। आपके पूर्वी हिमालय क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका कौन सा हो गया? पूर्वी हिमालय क्षेत्र 1 नंबर। पश्चिमी घाट, यहां खूब सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इंडो ब्रह्म क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, और सॉरी इंडो ब्रह्म तो ये वाला हो गया 3 नंबर, और 4 है वो शुंडा लैंड हो गया, अंडमान वाला। तो इसके अंदर जो है कौन सा एक है? भारत बर्मा, इंडो ब्रह्मा वाला हो गया, ठीक है। अंडमान निकोबार है वो शुंडा वन क्षेत्र कहलाता है, उसके ऊपर म्यांमार वाला हो गया, और उसके ऊपर जो है आपका इंडो ब्रह्मा हो गया, ब्रह्मा मतलब म्यांमार, ये शुंडा लैंड हो गया, ये पूर्वी हिमालय हो गया। तीनों एक लाइन में है, और एक आपका पश्चिमी घाट है,
ये जैव विविधता हॉट स्पॉट है, 4 इनके बारे में याद रखना। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व है वो 18 है, वो अलग है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये काफी कठिन क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप एक बार के लिए देखें। हाँ जी, चार और बिल गंगा डेल्टा क्षेत्र में विशिष्ट दृष्टि है। चार और बिल की बात करें तो गंगा डेल्टा क्षेत्र में आपको ऐसे क्षेत्र देखने को मिलेंगे। रेह और कलर क्या होता है, नमकीन जो जमीन होती है ना, बांगर जमीन जिसमें लवण देखने को मिलता है, वो रेह कलर कहलाती है, बिल्कुल सही है। और खादर क्षेत्र, खाद खाद से बना हुआ है समझ लो, जहां बाढ़ का पानी हर साल आता है वो खादर है। नवीन मैदान, नए मैदान, खाद के गुरुजी ने क्लास में मुझे बताया था, खाद का मतलब ये होता है कि जहां बाहर उपजाऊ जो क्षेत्र है, जो खेती के लायक है, हिमालय से नीचे जब आप देखते हो जहां हर साल मिट्टी है, जो बाढ़ के द्वारा या नदियों के द्वारा मिट्टी, नई नई मिट्टी लाई जाती है, तो इस प्रकार से वो खादर क्षेत्र पुरानी नहीं होगा, नई नई मिट्टी होगी। बांगर होगी तो वो आपके बांगर क्षेत्र में क्या होता है कि वो मिट्टी के लायक नहीं होता है, खादर है वो मिट्टी के लायक है। तो ए और बी इसके अंदर सही हो गया। तो खादर याद रहेगा, खाद से। बांगर है वो पुरानी होती है, पुरानी होती है। खादर तो नई मिट्टी होती है, हर साल नई मिट्टी लाई जाती है। और जब आपके खेत में नई मिट्टी आ रही है या मैदानी क्षेत्र में बार बार नई मिट्टी का जमा हो रहा है तो क्या होगा, वो उपजाऊ मिट्टी होती है। तो खादर इस सबसे बना है, बांगर पुरानी है। भाबर क्षेत्र क्या होता है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। भाबर क्षेत्र की हम बात करें, बहुत अच्छा प्रश्न है। भाबर है वो शिवालिक जो हिमालय है लास्ट वाला, उसके गिरिपति क्षेत्र में सिंधु से तीस्ता तक जलोढ़ पंख है, खेती के लिए उपयोगी नहीं होते भाबर और बांगर, खादर उपयोगी होता है।